This conference will now be recorded. हमें पता है कि इम्पेयरमेंट लॉस को टेस्ट करने के लिए कि एसेट इम्पेयर हुआ है या नहीं। हम दो बातें देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन मॉडल का, अगर क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन मॉडल का, तो जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन लॉस है वही इम्पेयरमेंट लॉस। इसमें वो काम हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमने कैरिंग अमाउंट भी फाइंड कर, कैरिंग अमाउंट तो उसमें भी फाइंड रिवैल्यूएशन मॉडल में फाइंड करते हैं, लेकिन इसमें हमें वैल्यू एंड यूज वगैरह को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर क्वेश्चन कॉस्ट मॉडल को, उसमें कैरिंग अमाउंट एक्सीड करेगी रिकवरेबल अमाउंट से, तो हम कहेंगे एसेट हमारा रीवैल्यू हुआ है। यानी ये सिर्फ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो डेफिनेशन इंपेयरमेंट लॉस की एक ही है, कैरिंग अमाउंट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन पेपर में जब आप क्वेश्चन करोगे तो इंपेयरमेंट लॉस दो तरह से आपके सामने आ सकता है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल के केस में और एक कॉस्ट मॉडल के केस में। तो रिवैल्यूएशन मॉडल का केस जो आप लोग पढ़ोगे उसमें सिर्फ जो नॉर्मल आप लोग रिवैल्यूएशन लॉस फाइंड करते हो वही आपका रिवैल्यूएशन लॉस होगा, इंपेयरमेंट लॉस होगा, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है वो रिवैल्यूएशन मॉडल का ही है, और एक सवाल हमने पहले भी किया है रिवैल्यूएशन मॉडल का। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ABA Limited conduct its activity from two properties, a head office in the city center and a property in the countryside, where staff training is conducted. Both properties were acquired on 1st April 2013. आपको पता है जो डेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2013 को आपने दोनों प्रॉपर्टीज को खरीदा था, and has estimated life 25 years with no residual value. 25 साल लाइफ है। डन होगी बात। टू 2013 को खरीदा था और 25 साल उसकी लाइफ होगी। The company has a policy of carrying its land and building at current value. However, until recently, property prices had not changed for the some years. 1st October 2015, properties were revalued. यहां से ही हमें पता चल गया कि एसेट हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। डिटेल ऑफ दिस एंड द ओरिजिनल कॉस्ट आर 1 अप्रैल 2013 को जब हमने एसेट खरीदे थे, लैंड खरीदी थी जनाब 500,000 और बिल्डिंग है 1200,000। रीवैल्यू किया 1 अक्टूबर 15 को, 700,000 की वैल्यू हो गई और 135,000 फिर ट्रेनिंग प्रेमिसेस भी बिल्डिंग को कहते हैं, चार दीवारी को कहते हैं एक तरह से। कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2013 बता दी, लैंड की भी और बिल्डिंग की भी, और उसकी रिवैल्यूड अमाउंट भी बता दी। दिमाग में रखना है कि आप एसेट रिवैल्यूएशन का कर रहे हो तो आपको फिर इतना इशू नहीं आएगा। ठीक होगी बात। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ना शुरू कर। हाँ जी जनाब। फिर वो कहते हैं द फॉल इन द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग प्रेमिसेस इज ड्यू मेनली डैमेज डन बाय द यूज ऑफ द हैवी इक्विपमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग। लो मेरे भाई इंडिकेटर आ गया
कि हैवी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है, जब भी इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर आता है हम उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये जो एसेट आपका डैमेज हो गया ड्यू टू यूज ऑफ हैवी इक्विपमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ये इंटरनल इंडिकेटर है या एक्सटर्नल इंडिकेटर है? ये इंडिकेटर कौन सा है इम्पेयरमेंट लॉस का, एक्सटर्नल है इंटरनल या सर। इंटरनल? हाँ जी, बिल्कुल इंटरनल इंडिकेटर है, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में भी है और वहां से ही पता चलेगा। The surveyors have also reported that the expected life of the training property in its current use will only be further 10 years. लाइफ भी चेंज होगी। ये सवाल चेंज इन एस्टिमेशन का है और चेंज इन एस्टिमेशन हम IAS 16 में डिस्कस कर चुके हैं और मजीद दोबारा भी IAS 16 में डिस्कस करना है और IAS 8 में भी इसको थोड़ा सा डिस्कस करना है। The estimated life of the head office remained unaltered. नोट में लिखा हुआ है कि ABA Limited treat its land and its building as separate assets. Depreciation is based on the straight line method from the date of purchase or subsequent revaluation. हमने क्वेश्चन के अंदर एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। कहते show the extract of the financial statement on 31st March 2016. इसका मतलब है हमारा जो ईयर एंड है वो 31st March 2016 है, राइट? तो सबसे पहले 2016 की हमने वर्किंग करनी है। एसेट खरीदने हैं दोनों 1 अप्रैल 2013 को। एसेट को रीवैल्यू किया है 1 अक्टूबर 2015 को, मतलब मिड ऑफ द ईयर। सारा काम वही करना है जो हम रिवैल्यूएशन मॉडल में करना था, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, एंट्रीज पास नहीं करनी। ये बात याद रखनी है। क्या करना है हमने? एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, एंट्रीज पास नहीं करनी। हमारे पास 4 टाइप के एसेट्स हैं, 2 लैंड है और 2 बिल्डिंग है। 2 लैंड है और 2 ही बिल्डिंग है। उसने सब कुछ बता दिया हुआ है हमें। अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जी जनाब, वो कहता है कि जनाब एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो है 25 साल। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 25 ईयर्स। चले जनाब, ये क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था। हाँ जी बताएं, कोई बंदा जिसने ये क्वेश्चन किया हो। तस्वीरुल्लाह खान ने किया है। जी जनाब, देखिए लैंड का तो सीधा सीधा आ जाएगा ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस, और बिल्डिंग पे हमें काम करना पड़ेगा। तो लैंड का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हम पहले दोनों हेड ऑफिस है हमारे पास, हेड ऑफिस में सिर्फ अभी हम लैंड की बात कर लेते हैं और साथ है ट्रेनिंग प्रेमिसेस। उनकी जो कॉस्ट है पहले लैंड की, अभी हम ना सिर्फ लैंड की बात कर। लैंड की कॉस्ट है हेड ऑफिस की थी 5 लाख और ट्रेनिंग प्रेमिसेस की थी 3 लाख। ये जो ओरिजिनल उसकी कीमत है 5 लाख और ट्रेनिंग प्रेमिसेस की थी 3 लाख। फिर आपने इसको रीवैल्यू कर दिया। रीवैल्यू में जो हेड ऑफिस की बिल्डिंग है वो हो गई 7 लाख की,
सीधा सीधा 2 लाख हमारे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और ना ही क्योंकि पहली दफा रीवैल्यू हो रहा है तो कोई पिछली एडजस्टमेंट भी नहीं है कि पहले कोई लॉस पड़ा हो तो हम एडजस्ट कर दें या ऑलरेडी कोई सरप्लस पड़ा हो। और ट्रेनिंग की बिल्डिंग की हो गई 3,50,000, और इसका रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया हमारे पास 50,000। ये तो हो गया ना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम लैंड का, जो कि लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। डायरेक्ट सरप्लस या लॉस ले लेते हैं, सिर्फ एक चीज कंसीडर करते हैं कि क्या कोई पहले चीजें एडजस्ट करने वाली हैं या नहीं। डन होगी बात? चलें जनाब, अब आ जाते हैं सवाल पूछा गया कि प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है। वैसे तो प्रेमिसेस का जो लफ्जी मतलब है ना वो होता है इहाता, चार दीवारी, ठीक है। और वैसे इसे बिल्डिंग ही कहते हैं, प्रेमिसेस बिल्डिंग को ही कहा जाता है। लैंड को, लैंड के बाहर जो चार दीवारी होती है मेन, उसको कहा जाता है। अब आ जाते हैं मेन बिल्डिंग के ऊपर। दोनों को डेप्रिशिएट कर ले। 1 अप्रैल 2013 को खरीदा था एसेट, क्योंकि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, तो इसका मतलब है हमने काम करना पड़ेगा एसओसीआई का भी और एसओएफपी का भी। तो सबसे पहले तो आप लोग एसेट की वैल्यू फाइंड कर लो ना, बिल्डिंग दोनों की अलग अलग, हेड ऑफिस बिल्डिंग और ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग प्रेमिसेस पे जहां जो बिल्डिंग 1 अप्रैल 2013 को दोनों एसेट खरीदे थे। ऐसा ही है, 1 अप्रैल 2013 को दोनों एसेट खरीदे थे, और हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2016। गॉट इट? दोनों एसेट, एक खरीदा था 12 लाख का और एक खरीदा था 9 लाख का। 12 लाख 9 लाख। डेप्रिसिएशन अप टू 31 मार्च 2015, 2013 तक डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 31 मार्च 2015। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें वाजे तौर पर डेट बता दी है कि किस डेट को एसेट रीवैल्यू हो रहा है। तो उसमें एक ये तरीका भी देखना होता है कि अगर डेट ना बताई हो, सिर्फ साल बताया हो, तो हम क्या करते हैं, साल के शुरू में ही चेंज को कंसीडर कर लेते हैं। और अगर डेट एग्जैक्ट बताई हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसी डेट को ही हम रीवैल्यू या चेंज लेकर आए। तो 2013 से 31 मार्च 2014 तक एक साल गुजर गया, फिर 2015 तक 2 साल गुजर गए। तो डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका भी सेम डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी इस साल के शुरू तक। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि सर आपने डिवाइड क्यों किया है। आप अगर सवाल पूरा सीखा है तो डिवाइड किया कि उसकी लाइफ है 96,000 और 72,000। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ जाएगी साल के शुरू तक। बुक वैल्यू आ जाएगी साल के शुरू तक। ओके की बात। अब हम आ जाते हैं
यहां पर लिख लो बुक वैल्यू 1415। 12 लाख में से 96,000 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? और 900 में से 72,000 माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा? हम इस साल के स्टार्ट में आ गए। एसेट रीवैल्यू किया है 1 अक्टूबर 2015 को, मतलब आज से 6 महीने बाद। इसके दो तरीके हो सकते हैं। अब तो दूसरा तरीका तो अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसने डेट एग्जैक्ट बता दिया कि इस डेट को हमने एसेट को रीवैल्यू किया है। तो जिस डेट को रीवैल्यू किया है पहले तब तक डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन 6 महीनों की 1 अक्टूबर 2015 तक। स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होती, तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन इसकी 48,000 आ जाएगी और इसकी 36,000 आएगी। आपने वही 96 तो 2 सालों की है, मैंने उसी का हाफ कर दिया। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी है, 24,000 आएगी। 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 24,000 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी है और 18,000 आ जाएगी डेप्रिसिएशन ट्रेनिंग के प्रेमिसेस की। अब हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं। चलें जनाब, 1104 में से 24,000 माइनस कर दो तो कितनी अमाउंट बच गई? 11,4 में से 24,000 माइनस कर दो 1080 और 8,28,000 में से 18,000 माइनस कर दो 8,10,000। लो मेरे भाई, अब जरा ध्यान से चीजें सीखनी है। जिस डेट को रीवैल्यू करना था एसेट, उस डेट को हमने बुक वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम एसेट को रीवैल्यू करने जा रहे हैं। अब जरा गौर फरमाए, एसेट हमारा हो गया रीवैल्यू। एसेट हो गया 13,50,000 का हेड ऑफिस की बिल्डिंग। 13,50,000। रीवैल्यूएशन सरप्लस आया या रीवैल्यूएशन लॉस आया? सरप्लस है सर। कितना सरप्लस है? 1080 से 1350 तक हम पहुंच गए, 270,000। दूसरी साइड पर 8,10,000 वाला एसेट हमारा हो गया 6 लाख का। और इसमें हमारा 2,10,000 का रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, जिसे आप इम्पेयरमेंट लॉस कहोगे। डन होगी बात? लो मेरे भाई, अब हम काम करते हैं, फर्दर डेप्रिसिएशन लेते हैं। डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016। मुझे आपने ये बताना है कि अब मैं डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड अमाउंट पर लूंगा 6 महीने की, या अभी भी वही पुरानी डेप्रिसिएशन लूंगा? रीवैल्यू अमाउंट पे। रीवैल्यूड अमाउंट पर डिपेंड करता है मॉडल कौन सा। तो आगे जरा ले लेते हैं। उसने थोड़ा लाइफ के बारे में भी बताया हुआ है। कहता है कि जो ट्रेनिंग प्रेमिसेस है ना, उसकी लाइफ 10 साल रह गई है और बाकी की लाइफ चेंज नहीं हुई। और जिसकी लाइफ चेंज ना हो, हम उसकी रिमेनिंग लाइफ लेते हैं।
तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2.5 पे। 25 साल टोटल लाइफ थी, 25 साल टोटल लाइफ थी, जिसमें से 2.5 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो उस एसेट की रिमेनिंग लाइफ बन गई 2.5 और हमें चाहिए 6 महीनों की डेप्रिसिएशन, तो डिवाइडेड बाय 6/12। अब कोई बंदा बता दे 1350 डिवाइड बाय 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 30,000। सर 30,000। ये डेप्रिसिएशन आ गई 2016 के साल की। और आपको याद होगा, देखिए एक स्टूडेंट ने कहा कि सर दोबारा बता दें। देखिए रीवैल्यूएशन के केस में हमने पढ़ा था, जब एसेट रीवैल्यू हो जाती हैं तो दोबारा जब उसको डेप्रिशिएट करते हैं ना, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट के पास 3 तरीके होते हैं रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिशिएट करने के। एक तरीका होता है कि अगर WDV मेथड है तो रीवैल्यू अमाउंट के ऊपर WDV का रेट अप्लाई कर देते हैं, बस एक चीज। फिर दूसरा तरीका होता है कि आप लोगों ने अगर लाइफ चेंज हो गई है और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपने करना क्या है कि न्यू लाइफ पे डिवाइड करना है। और अगर लाइफ ना चेंज हो तो आपने रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। रिमेनिंग लाइफ मतलब टोटल लाइफ माइनस जितने सालों की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं। तो इस सवाल के अंदर 25 साल टोटल लाइफ थी, 2.5 ईयर की डेप्रिसिएशन ले चुके हैं, तो बाकी बच गई 22.5, राइट। मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 30,000 आ गई। और जो काम हम डेप्रिसिएशन लेते वक्त करते हैं वही काम हम रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए भी करते हैं, उसको रियलाइज करने के लिए। तो मुझे बताएं कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस 6,000 रियलाइज सर। हुआ। 270,000 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6,000, जिसे आप लोग इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हो। ओके होगी बात। सेम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे और 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पे क्यों डिवाइड करना है? इसकी लाइफ बाकी 10 साल रह गई है। उसने इस क्वेश्चन के अंदर बताया है कि जो एसेट रीवैल्यू किया है, जो डैमेज भी हो गया था, उसकी रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। तो जिसकी रिमेनिंग लाइफ बता दी जाए वो रिमेनिंग लाइफ लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6/12। रिवैल्यूएशन लॉस को रियलाइज नहीं करते क्योंकि उस पूरे के पूरे को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। ठीक है, वर्किंग में लिखते हैं लेकिन अदर इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं होता। वर्किंग के अंदर इसको डिवाइड करोगे 10 पे और 6/12 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन अगर तब अगले साल पे रिवैल्यूएशन हो रही हो तो हमने तो साल ही यही है। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गई इसकी भी 30,000। खत्म हो गया सवाल हमारा ऑलमोस्ट। अब हम एक्सट्रैक्ट बनाने सर जा जी एक रहे बात हैं। पूछनी थी। जी पूछें। सर आपने जब रिवैल्यूएशन करवा रहे थे उसमें आपने बताया था कि जब चेंज इन एस्टिमेशन आते तो आपने समझने कि साल के शुरू पे ही चेंज इन एस्टिमेशन आया। सलमान भाई आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन के अंदर अगर वो चेंज जिस साल हम कोई चीज चेंज ले हैं और वो सिर्फ साल बताए हमें, साल के 2018 में हमने चेंज किया, 2015 में चेंज किया, एग्जैक्ट डेट मेंशन ना करें, तब हम साल के शुरू में ही करंट ईयर को चेंज करते हैं, साल के शुरू में ही। बट अगर वो डेट मेंशन कर दे, एग्जैक्ट डेट मेंशन कर दे, तो फिर उस डेट तक समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जी उसने सर समझ गया। मेंशन की हुई है, अगर आप गौर फरमाएं। जी सर ठीक है। ठीक है, तो चेंज इन एस्टिमेशन की अगर डेट ना हो तो तब हमने क्या करना है, साल के शुरू में ही चेंज अप्लाई कर देना है। और अगर चेंज की डेट एग्जैक्ट बताई हो तो फिर हमने उस डेट को चेंज समझना है। चलिए जनाब, क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। ABA स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, पहले कंप्रीहेंसिव इनकम लिख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम।
यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। हमारे पास सारी अदर एक्सपेंस ही हैं, गेन तो है नहीं। अदर एक्सपेंस एक डेप्रिसिएशन है और एक इम्पेयरमेंट लॉस है। डेप्रिसिएशन मेरे भाई हमारे पास टोटल 4 टाइप की डेप्रिसिएशन है। 6 महीनों की डेप्रिसिएशन है ना। लो जनाब, डेप्रिसिएशन मैं लिखने लगा हूं। एक डेप्रिसिएशन हमारे पास है 24,000 और एक है 30,000, फिर एक है पिछले 6 महीनों की 18,000 और फिर है 30,000। ये 4 हमारी डेप्रिसिएशन है और 2,10,000 रीवैल्यूएशन लॉस है, जिसे हम इम्पेयरमेंट लॉस भी कहते हैं। और इम्पेयरमेंट लॉस को डायरेक्ट जी तो ये जो 6,000 की डेप्रिसिएशन है, ये सॉरी आपकी आवाज नहीं सही आई। सर ये जो 6,000 की डेप्रिसिएशन है रीवैल्यूएशन सरप्लस की, ऐड करेंगे इसके साथ? नहीं, ये मेरे भाई ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई होता है, ये डायरेक्ट रिटेन अर्निंग में जाता है, ये यहां से माइनस नहीं होता। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। तो जनाब डेप्रिसिएशन आप कौन सी लिखोगे? एक 24,000 है 6 महीनों की, फिर 30,000 है आखिरी 6 महीनों की, फिर 18,000 पुराने 6 महीनों की, फिर उसकी 30,000। ये सारी हमारी डेप्रिसिएशन है। आप मुझे प्लस करके बता दें। 102 102 है, 108 है, 102 ऐसे 102 2000 डन। इम्पेयरमेंट लॉस डायरेक्ट बताया हुआ है 2,10,000। चलें जी, खत्म होगी बात। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बन गया। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट भी कोई मुश्किल तो रह नहीं गया। ABA स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन होगी बात। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2016 हमारे पास नॉन करंट एसेट है एक बात याद रखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा रीवैल्यूड अमाउंट के बाद स्टार्ट करते होते हैं। अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए ना, तो रीवैल्यू के बाद हम चीजें देखते होते हैं। आपको याद होगा कि अगर कॉस्ट मॉडल हो तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो रीवैल्यूड अमाउंट माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास चीजें हैं, एक तो लैंड है, हेड ऑफिस, उसके लैंड है और उसकी बिल्डिंग है, फिर है ट्रेनिंग प्रेमिसेस, उसकी भी लैंड है और बिल्डिंग है। लो जनाब, हेड ऑफिस की जो लैंड हमें गिवन है वो तो रीवैल्यूड अमाउंट पर ही है 700,000।
और उसकी बिल्डिंग को हमने रीवैल्यू किया था, बिल्डिंग को 13,50,000 का, और 13,50,000 के बाद इसके ऊपर 30,000 डेप्रिसिएशन आई थी 6 महीनों की। 13,20,000 की बिल्डिंग बच गई थी। जब एसेट को रीवैल्यू किया जाए ना, तो रीवैल्यूएशन के बाद वो रीवैल्यूड अमाउंट लेते हैं माइनस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन लेते हैं। और जो ट्रेनिंग प्रेमिसेस की लैंड है वो है 3,50,000 की, जो रीवैल्यू की थी, और बिल्डिंग हमने उसकी जो रीवैल्यू की थी 6 लाख की, और 6 लाख के बाद उसकी 30,000 डेप्रिसिएशन आई थी रीवैल्यूएशन के बाद, तो वो आ गया जनाब 5,70,000। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। सॉरी, अभी रीवैल्यूएशन सरप्लस भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में होती है। लो मेरे भाई, 3 तरह के सरप्लस आपके सामने आए हैं, 3 तरह के, 2 लैंड से रिलेटेड और एक बिल्डिंग से रिलेटेड। तो मुझे तीनों कोई बता दे। पहले लैंड के हेड में आएगा। सॉरी, क्या कह सर रहे हो? ये भी नॉन करंट एसेट के हेड में आएगा। नहीं नहीं, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अपना हेड है, ये इक्विटी के हेड में आता है। ठीक है सर। इसका हेड इक्विटी है, कोई हाल नहीं तेरा। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आता है रीवैल्यूएशन सरप्लस का हेड। हाँ जी, बताया जरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस पहला कितना आया था जो हमने फाइंड किया है? 2 लाख था लैंड का, एक, फिर 50,000 आया था दूसरी लैंड का, प्लस बिल्डिंग का भी आया था। एक बिल्डिंग का भी सरप्लस आया, वो कितना था? 2,70,000 माइनस 6,000 हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस रिवर्स कर दिया था। वो जो रियलाइज किया था रिटेन अर्निंग में जिसको लिखना है, तो 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 2,70,000 माइनस 6,000, कितनी अमाउंट आ गई? 5,14,000। 5,14,000। अब आपका जनाब एक्सट्रैक्ट पूरा हो गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी जनाब, ओके होगी बात। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अब आपने खुद करने हैं। इसके जो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के रह गए हैं, कल अगर कोई इशू होगा तो मैं साथ करवा दूंगा क्वेश्चन। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपने करना है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 2 और 4, ये 2 करने हैं। एक छोटी सी बात आप सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एस्टिमेटेड गेन या लॉस गिवन हो और विद प्रोबेबिलिटी, अली हमजा का सवाल है कि सर रीवैल्यूएशन लॉस को अली हमजा हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लिखना होता है, और वो लिखा है। रीवैल्यूएशन लॉस एसओसीआई में जाता है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो ओसीआई का हिस्सा होता है, और ओसीआई इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। एस्टिमेटेड गेन या लॉस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन हो और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी बताई हो, तो आपने करना क्या है? सपोज दैट आपको गेन बताया हुआ है 50,000 और प्रोबेबिलिटी बताई हुई है 60%, तो आपने जो इनफ्लो इस्तेमाल करना है या आउटफ्लो इस्तेमाल करना है, वो आपने 30,000 इस्तेमाल करना है।
ठीक है, क्या करना है, गेन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, इसे हम बोलते हैं, आपको क्यूएम में आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई चीज एक्सपेक्टेड फाइंड करनी हो, एक्सपेक्टेड इनफ्लो या एक्सपेक्टेड आउटफ्लो, तो एक्चुअल या एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी होती है। ये आगे भी फर्दर भी आपको कुछ बुक्स के अंदर चीजें आ सकती हैं कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको इनफ्लो आउटफ्लो को इनकम या एक्सपेंस गिवन हो और साथ प्रोबेबिलिटी गिवन हो, तो आपने उस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है और फिर अमाउंट लेना। एक से ज्यादा गिवन हो प्रोबेबिलिटी, सॉरी सर ये प्रोबेबिलिटी 100% तो करनी होती है ना कंप्लीट। अगर वो हमें देता है मतलब 50,000 60% है तो हमें ये कहेगा कि 30,000 40% है। मेरी बात तो पूरी सुन लें, मैंने तो अभी सिर्फ ये समझाया है कि जब प्रोबेबिलिटी गिवन होगी तो इस तरह से करना है। पेपर में क्या होगा कि वो सारी प्रोबेबिलिटी आपको 100% देगा, तो सब प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 50,000 वो कहता है जी 60% चांसेस हैं कि गेन 50,000 होगा, और वो कहता है जी 40% चांसेस हैं कि गेन 40% होगा। तो हम क्या करेंगे, 70,000 को 40% से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 28,000 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे एक्सपेक्टेड इनफ्लो हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, चले जनाब, आज एक्स्ट्रा क्लास आपकी नहीं होगी या मेरे नहीं होगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ना ही नहीं है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ये कंप्लीट करने हैं, और हर हाल में, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कंप्लीट हो गया है, तो कल इंशाल्लाह हमारे एक्स्ट्रा क्लास में भी और रेगुलर क्लास में भी हमने दोनों में IS 23 पढ़ना है। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह हाफिज।